बैंक से लोन मिलने के बाद आर्यन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने गांव की सीमा पर अपनी पुश्तैनी बंजर जमीन के एक हिस्से पर टीन शेड डालकर एक छोटा सा कारखाना स्थापित किया। उसने गांव के मवेशियों का गोबर और खेतों का कचरा इकट्ठा करने के लिए 2 पुराने ट्रैक्टर किराए पर लिए। शुरुआत के 3 महीने किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। जतनपुर के लोग शाम को चौपाल पर बैठकर आर्यन का मजाक उड़ाते थे। अरे देखो भाई, माधव का छोरा शहर जाकर पागल हो आया है। सुना है अब कचरा और गोबर बेचेगा। अरे मुखिया जी, ये आजकल के छोरे इंटरनेट देख देख कर बौरा गए हैं। बैंक का 10 लाख डुबोएगा, फिर देखना माधव को अपनी बची हुई जमीन भी मुझे ही बेचनी पड़ेगी। आर्यन के कानों में ये बातें पड़ती थी, पर उसने अपने कान बंद कर लिए थे। उसने अपने कमरे की दीवार पर बड़े अक्षरों में 3 शब्द लिख दिए थे: अनुशासन, निरंतरता और समयबद्धता। वो सुबह 4 बजे उठता, खुद मजदूरों के साथ मिलकर गोबर की खाद के गड्ढे तैयार करता और देर रात तक लैपटॉप पर कृषि विज्ञान की नई तकनीकें पढ़ता। एक दोपहर जब आर्यन पसीने से लथपथ खाद की पैकिंग देख रहा था, माधव उसके पास आया। बेटा, गांव वाले बहुत बातें बना रहे हैं। 3 महीने हो गए, अभी तक एक बोरी खाद भी नहीं बिकी। क्या हम वाकई सही कर रहे हैं? पिताजी, जो लोग आज हंस रहे हैं, कल वही हमारी खाद के लिए लाइन लगाएंगे। बस थोड़ा सब्र रखिए। आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने इंटरनेट का सहारा लिया और अपनी जैविक खाद की ब्रांडिंग शुरू की। उसने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर छोटे छोटे वीडियो डाले कि कैसे उसकी खाद रसायनों से बेहतर है। धीरे धीरे पास के जिलों के बड़े फार्म हाउस और अंगूर की खेती करने वाले किसानों ने ट्रायल के लिए खाद मंगवाना शुरू किया। रिजल्ट अद्भुत थे। फसलें पहले से कहीं ज्यादा हरी भरी और स्वस्थ थी। देखते ही देखते ऑर्डर्स की बाढ़ आ गई। पहले ही साल के अंत तक आर्यन का मुनाफा इतना हुआ कि उसने सबसे पहले बैंक की किस्तें भरी और फिर वो सीधे बंसीलाल की हवेली पहुंचा। बंसीलाल उस समय अपनी डायरी में ब्याज जोड़ रहा था। आर्यन ने 1.5 लाख रुपए की गड्डी मेज पर पटकी। ये लीजिए साहूकार जी, आपके कर्ज के पूरे पैसे, पाई पाई के ब्याज के साथ। अब मेरे पिता के अंगूठे वाले कागज वापस कर दीजिए। बंसीलाल का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि माधव का बेटा इतनी जल्दी पैसे लौटा देगा। उसने कांपते हाथों से कागज वापस किए और अपना सिर पीट लिया। एक सुहानी शाम समीर के पिता मिस्टर खन्ना अपनी बड़ी काली गाड़ी से आर्यन के प्लांट पर पहुंचे। वे आर्यन की व्यवस्थित कार्य प्रणाली, साफ सफाई और उसकी लगन देखकर चकित रह गए। कमाल है आर्यन, तुमने इस कचरे को वाकई काला सोना बना दिया है। ये सब आपकी प्रेरणा और समीर की मदद से हुआ है अंकल। बेटा, तुम्हारा आइडिया शानदार है और तुम में एक बड़ा बिजनेसमैन बनने के सारे गुण हैं। पर क्या तुम इसे सिर्फ इस गांव तक सीमित रखना चाहते हो? क्या तुम इसे पूरे देश में बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हो? जी अंकल, पर उसके लिए तो सैकड़ों करोड़ रुपयों की जरूरत होगी। मैं इतना पैसा कहां से लाऊंगा? यहीं पर काम आता है दिमाग। मैं तुम्हें वेंचर कैपिटलिस्ट और स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाना चाहता हूं। लोग बड़ी कंपनियों में पैसा लगाते हैं क्योंकि वे उनके मुनाफे में हिस्सा चाहते हैं। आर्यन को शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने समीर का लैपटॉप उधार लिया और हफ्तों तक रिसर्च की। उसने यूट्यूब पर वीडियो देखे, किताबें पढ़ी और समझा कि कैसे एक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनती है और फिर शेयर बेचकर पैसे जुटाती है। 1 महीने बाद उसने कागजी कार्यवाही पूरी की और अपनी कंपनी का नाम रखा आर्यन एग्रो सॉल्यूशंस। उसने अब अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा लिया था। वो अब सिर्फ एक किसान का बेटा नहीं, बल्कि एक फाउंडर और सीईओ बन चुका था। आर्यन को समझ आ गया था कि अब उसका मुकाबला गांव के साहूकारों से नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े बिजनेस दिग्गजों से होने वाला है।